जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतीक अकादमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर और बहुत ही प्यारा चैप्टर, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी हिंदी में इसको बोलते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थ को किसी न किसी अंग के माध्यम से बाहर निकालना ही उस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि फेफड़ा हो गया, हमारी बड़ी आंत हो गई, बड़ी आंत से मल त्यागते हैं। जैसे कि वृक्क हो गया, जिससे पेशाब का निर्माण होता है। ठीक है। उत्सर्जन, उत्सर्जन को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है। इसकी परिभाषा की बात कर लें तो अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग, मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग कितने होते हैं भाई? तो 5। कितने पढ़ने हैं? तो 5 पढ़ने हैं। सबसे पहला होता है, सबसे पहले हमको पढ़ना है फेफड़ा। फेफड़ा, फेफड़ा से क्या उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है? तो आप बोलेंगे CO2, पोटा, खिखार। ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे नहीं, ये नोज यानी नाक जो है उत्सर्जी अंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऐसे दाब के जब प्रेशर देते हैं तो कहाँ से प्रेशर आता है? तो हमारे लंग से यानी फेफड़े से आता है। तो क्या है? फेफड़ा है। फेफड़ा से क्या बाहर निकलता है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और क्या? बलगम, बलगम बाहर निकलता है। और क्या? पोटा। ये सब क्या है? ये सब उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ और उत्सर्जी अंग में अंतर क्या होता है? उत्सर्जी अंग उसे कहते हैं कि जिसके माध्यम से उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है, और उत्सर्जी पदार्थ उसे कहते हैं जो बाहर निकलता है। जैसे कि पोटा हो गया, ये क्या उत्सर्जी पदार्थ है, और उत्सर्जी अंग क्या है? फेफड़ा है। ठीक है। दूसरा होता है बड़ी आंत। दूसरा होता है बड़ी आंत। बड़ी आंत से क्या बाहर निकलता है? तो मल। कलर चेंज कर दें ताकि आप लोग पढ़ने में आसानी रहे। मल का त्याग करते हैं किससे? तो बड़ी आंत से। मल यानी लैटिन। ठीक है। तीसरा हमारा होता है त्वचा। तीसरा हमारा होता है त्वचा। त्वचा यानी हमारे स्किन। स्किन से क्या क्या बाहर निकलता है? तो बोलेंगे पसीना, पसीना, और पसीना के साथ सॉल्ट यानी नमक। ठीक है। और क्या भाई? तो सीबम, और सीबम के साथ ही क्या निकलता है? ऑयल। ठीक है। पसीना, पसीना का टेस्ट कैसा होता है? तो हल्का नमकीन होता है। विश्वास नहीं होता है तो ऐसे पसीना निकले तो चाट के देखिएगा। ठीक है। और ये सीबम क्या होता है? सीबम वो होता है कि जब हम रात में सो के उठते हैं तो नाक के ऊपर जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको सीबम बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा महिलाओं में होता है, सबसे ज़्यादा महिलाओं में निकलता है। ठीक है। तीसरा हमारा होता है लीवर। लीवर यानी यकृत। लीवर यानी यकृत। यकृत क्या करता है? तो यकृत करता है कि अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। कितने घंटों के लिए? तो 2 घंटों के लिए। लीवर यानी यकृत, यकृत क्या करता है? अमोनिया को जो बहुत खतरनाक है उसको कम खतरनाक यूरिया में बदल देता है 2 घंटों के लिए। ठीक है। और यूरिया बाहर निकल जाता है किसके रास्ते से? मूत्र के रास्ते से। ठीक है। और पांचवा सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट हमारा है ब्रिक। ठीक है। ब्रिक को क्या बोलते हैं? किडनी। सबसे मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट किडनी देखिए क्या करता है भाई? यूरिया यानी क्या? मूत्र को त्यागते हैं। ठीक है। किससे? किडनी से। बेस्ट ऑफ बेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट हमको पढ़ना है इसमें ब्रिक। ब्रिक यानी किडनी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको किडनी के बारे में पढ़ना है।
तो स्टार्ट करते हैं फिर किडनी क्लास भाई। किडनी किडनी क्या करता है, एक मोटा मोटी समझ लेते हैं। किडनी का जो आकार होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, एक जो है इसमें से धमनी है, ठीक है, और एक सिरा है। हम इससे पहले चैप्टर में जब हार्ट पढ़ाए होंगे आपको तो बताए होंगे कि धमनी का कहीं भी ब्लड को लेके जाने वाला कार्य रहता है, ठीक है, और लेके आने वाला कार्य जो रहता है सिरा का रहता है। कहीं भी पहुंचाने का कार्य ब्लड का कौन करता है, तो धमनी करता है। तो इस धमनी में क्या आता है, ब्लड आता है, और ब्लड को ये जो किडनी है, यानी जो किडनी है वो क्या करता है, छानता है। और जैसे किडनी ब्लड में से यूरिया को छान के अर्थात पेशाब का निर्माण करके फिर हमारे हमारे जो मूत्र मार्ग होता है, जैसे कि मूत्र मार्ग पुरुषों में पेनिस और महिलाओं में वेजाइना, और वेजाइना के रास्ते से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यही मुख्य किडनी का कार्य है। इसको और डीप और अच्छे से पढ़ लिया जाए। किडनी की संख्या कितनी होती है, किडनी की संख्या होती है 2, यानी देख ही सकते हैं आप लोग, एक ये किडनी और एक 2। ठीक है, संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसकी आकार की बात कर लें तो आकार होता है सेम के बीज के जैसा। इसका जो आकार होता है सेम के बीज के जैसा होता है। इसका जो भार होता है, यानी जो इसका वेट होता है 140 ग्राम। इसको और डीप जानना चाहते हैं तो पुरुषों में इसका 130 ग्राम और महिलाओं में 110 ग्राम होता है। ऐसे याद करना चाहते हैं तो इसका वेट 140 ग्राम होता है। और डीप पढ़ना चाहते हैं तो पुरुषों में 130 ग्राम और महिलाओं में हर चीज़ कमी होता है, तो महिलाओं में कितना होता है, 110 ग्राम होता है। ठीक है, इसकी रंग की बात कर लें तो इसका रंग होता है कत्थई। ठीक है, कत्थई या भूरा लाल, कत्थई या भूरा लाल। और प्रश्न पूछता है कि ये जो किडनी होता है किस झिल्ली से ढका रहता है, किस झिल्ली से ढका रहता है, किस झिल्ली से ढका रहता है, तो पेरिटोनियम नामक झिल्ली से ढका रहता है। ये तो हो गई किडनी की बाहरी संरचना। ठीक है, किडनी किससे मिल के बनी रहती है। आपसे पूछा जाए कि ये जो दीवार है ये किससे मिल के बना है, तो आपका जवाब रहेगा कि एक एक ईंट से मिल के बना है। इसमें हजारों ईंट लगी हैं तब जाके एक दीवार बना है। वैसे ही एक किडनी, इसकी एक कोशिका की बात कर लें तो इस कोशिका को बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, एक कोशिका। और कुल कितने नेफ्रॉन मिल के एक किडनी बना होगा, तो 8 लाख। कितने, 8 लाख। यानी एक किडनी को बनने में 8 लाख नेफ्रॉन लगे हैं। ठीक है, 8 लाख नेफ्रॉन मिलके एक किडनी बनता है। और पूछा कि पूरी मतलब एक इंसान के अंदर कितने नेफ्रॉन पाए जाते होंगे इस किडनी को बनाने के लिए, तो 16 लाख। कितने, 16 लाख। कितने हो गए, 16 लाख। ये हो गई किडनी, 8 लाख नेफ्रॉनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बाहरी भाग को हम कार्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेक्स बोलते हैं। इसके आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं। प्रवेश द्वार को रेनल हाइलम बोलते हैं। प्रवेश द्वार क्या बोलते हैं, रेनम हाइलम बोलते हैं। ठीक है, और आपका प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज्यादा अमोनिया कहाँ मिलता है। सबसे ज्यादा अमोनिया होता है रेनम हाइलम पे ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक नेफ्रॉन के बारे में समझ लेते हैं कि एक नेफ्रॉन कार्य कैसे करता है। और एक नेफ्रॉन को समझ लेंगे तो 8 लाख नेफ्रॉन को एक ही बार समझ लेंगे। तो एक नेफ्रॉन की संरचना बनाते हैं। देखिए, ये हो गया नेफ्रॉन की संरचना। ठीक है, इसको बोलते हैं
बोमेन कैप्सूल या बोमेन सैम्पुट, क्या बोलते हैं इसको, बोमेन कैप्सूल या बोमेन सैम्पुट। ठीक है, ये गुच्छे जैसी संरचना जो होती है ऐसे, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये पूरी क्या है, ये पूरी ही नेफ्रॉन की संरचना है। ठीक है, और ये संग्राहक नलिका है। ये संग्राहक नलिका दो इस प्रकार से रहती है, और दोनों जुड़ने के बाद ऐसे इसमें मूत्र वाहिनियाँ, क्या जुड़ जाता है, मूत्र वाहिनियाँ, यानी यूट्रस, इसको क्या बोलते हैं, यूट्रस, यूट्रस, यूट्रस बोलते हैं। इसको बोलते हैं मूत्र वाहिनी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मूत्र वाहिनियाँ। ठीक है, ये दो होती है, ये दोनों नसों का नाम क्या है, मूत्र वाहिनियाँ। ये होता है मूत्राशय, यानी इसको बोलते हैं पेशाब की थैली। क्या बोलते हैं इसको भी, पेशाब की थैली। इस नेफ्रॉन के बारे में समझ लेते हैं। जब हमारा ब्लड इस रास्ते से आता है तो सबसे पहले ग्लोमरस इसको छानने का कार्य करता है। क्या करता है, इसको छानने का कार्य करता है। तो जो हमारा बोमेन, जो हमारा ग्लोमरस रहता है, जैसे ही ब्लड आता है इसको छानता है। तो जैसे ही ब्लड छानता है तो ब्लड के सारे मिनरल, विटामिन, यूरिया सबको अलग करके, ठीक है, सबको अलग कर देता है। जैसे विटामिन, प्रोटीन और इम्पॉर्टेंट जितने होते हैं सबको छान लेता है, और फिर ब्लड को वापस भेज देता है। तो फिर समस्या हो गया कि ब्लड में हमको विटामिन की आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकता है, तो कैसे, अगर ये छान देगा तो कैसे होगा। तो फिर पुनः, फिर दोबारा 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 जो होता है, दोबारा अवशोषण करता है। कौन, बोमेन सैम्पुट या बोमेन कैप्सूल। ये जो होता है बोमेन कैप्सूल, ये दोबारा पुनः अवशोषित करता है, और इसके बाद फिर यूरिया को अलग करके और थोड़े थोड़े इसमें, इस नलिका में पेशाब आने लगता है। ठीक है, पेशाब का निर्माण होने लगता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि खून को दोबारा पुनर्अवशोषण कौन करता है, तो क्या जवाब देंगे, बोमेन सैम्पुट या बोमेन कैप्सूल। क्या बोलेंगे, बोमेन कैप्सूल। पहली बार कौन छानता है, ग्लोमरस। लेकिन छानता है तो इसमें एक समस्या ये हो जाती है, छानने के तो अच्छा छानता है, लेकिन इसमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल सब छान के अलग कर देता है, और केवल खून को वापस भेज देता है, और हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो आप एक नेफ्रॉन के बारे में समझ गए। क्या 8 लाख नेफ्रॉन है, तो क्या 8 लाख नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा जाए, नहीं। एक नेफ्रॉन के बारे में आप पढ़ लिए, यानी 8 लाख मिल के थोड़े थोड़े पेशाब का निर्माण करते हैं, और इस संग्राहक नलिका में थोड़ी थोड़ी पेशाब बनते 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 बन जाती हैं। यानी एक नेफ्रॉन जो होता है थोड़ी पेशाब निर्माण करता है, ऐसे करते करते 8 लाख, और 8 लाख वैसे 16 लाख। ठीक है, दूसरी वाली किडनी की बात कर रहे हैं, तो इसे संग्राहक नलिका में पेशाब का निर्माण हो जाता है। अब संग्राहक नलिका जो होती है हमारी मूत्र वाहिनियों से जुड़ी रहती है। इस नसवा का नाम क्या होता है, मूत्रवाहिनी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूटर्स। ठीक है, मूत्रवाहिनी किससे जुड़ा रहता है, हमारे मूत्राशय से। किससे जुड़ा रहता है, मूत्राशय से, अर्थात पेशाब की थैली से। इसकी जो टंकिया होता है ये 600 ml का होता है। कितने ml का होता है, 600 ml का होता है। लेकिन 300 ml जैसे ही भरता है, 300 ml जैसे भरता है, अर्थात जैसे आधा भरता है, हमारे दिमाग को सिग्नल जाने लगता है कि हमको सुसु लगा है। सोचिए भगवान कितना होशियार थे। अगर ये 600 ml भरने के बाद पता चलता, तो सपोज करिए कि आप किसी बस में बैठे हैं और अचानक आपको 600 ml सुसु लग गया, अब क्या करते आप, तो हो जाती समस्या। इसीलिए जैसे ही आधा भरता है, इसीलिए सुसु लगा रहता है, आपको टॉयलेट लगा रहता है, तो आप उसको रोके रहते हैं, कहीं स्टॉपेज आता है बस पे, फिर उतर के कर लेते हैं। ठीक है, भगवान इतना होशियार थे। अब देखिए, और यहाँ से हमारा मूत्र मार्ग जुड़ा रहता है। ठीक है, और मूत्र मार्ग में क्या क्या हो सकता है, पेनिस हो सकता है और वेजाइना हो सकता है। पुरुष के पास पेनिस और महिला के पास वेजाइना, और वेजाइना के रास्ते से पेशाब अर्थात यूरिया बाहर निकल जाता है। ठीक है, अच्छा पेशाब की बात कर लेते हैं कि जो पेशाब होता है, पेशाब में जो यूरिया होता है कितना % होता है, यूरिया मात्र हमारा 2% होता है। ठीक है, और इसमें जल कितना % होता है, तो 95% जल होता है। और आप कहेंगे कि हर चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो अगर 2% यूरिया होता है, 95% जल होता है, तो 3% क्या होता है, तो 3% में फिक्स नहीं रहता है, इसमें अन्य पदार्थ होते हैं। अब अन्य पदार्थ में क्या हो सकता है सर, तो अन्य पदार्थ में हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने दवा खाया और बहुत ज़्यादा दवा खा लिया, थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया, हमको आवश्यकता थी मान लीजिए 10 यूनिट की आवश्यकता थी, हमने 15 यूनिट खा लिया, तो जो दवा चाहे जो प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर अधिक होता है, इस पेशाब यानी इस अन्य माध्यम जो 3% है, इसी के रास्ते बाहर निकल जाता है, इसी के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जब आपको फीवर यानी बुखार रहता है, तो जब आप दवा खाते हैं तो आपका पेशाब पीला निकलता है, पीला उतरता है, वही दवा का प्रभाव रहता है, वही पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है। जितनी आवश्यकता थी उतनी तो हमारे शरीर ले लिया, और जितनी आवश्यकता नहीं थी वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है।
पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। आपका प्रश्न ये होगा कि सर क्या हम अगर कहीं बाहर गए हैं घूमने के लिए और हमको कहीं पानी नहीं मिल रहा है तो क्या हम पेशाब को पी लेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, पेशाब को पीने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 95% तो जल ही है और 3% में तो अन्य पदार्थ है और मात्र 2% यूरिया है, और 2% यूरिया हमारे शरीर के अंदर कुछ नहीं कर सकता। तो पेशाब के पीने से आपके कोई नुकसानदायक नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पी के टेस्ट करें, ठीक है। किडनी संबंधित होने वाली बीमारियों के बारे में देख लेते हैं। किडनी संबंधित होने वाली बीमारियां, जैसे कि किडनी के अंदर जो पथरी होता है वो किस चीज़ का बना होता है? किडनी के अंदर जो पथरी होता है, क्या पथरी? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का होता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है, ठीक है। गठिया रोग हमें क्यों होता है? गठिया रोग, जो गठिया होता है, जोड़ों पे दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कभी कभी बढ़ोतरी में देखते हैं उठने बैठने में बहुत दर्द होता है किसी को। तो गठिया जो रोग होता है यूरिक एसिड बढ़ने के कारण, यूरिक एसिड यानी अम्ल, यूरिक एसिड बढ़ने का कारण होता है। साइनोबियल रस जो होता है, साइनोबियल जोड़ के जो गठिया है ना, इस पे एक रस पाया जाता है। रस अर्थात इस जो समझिए आप, ठीक है। तो वो जो इसमें जो रस होता है वो सूख जाता है, और जब सूख जाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। और यूरिक एसिड भर जाता है वहाँ पे, तो दर्द ही दर्द होने लगता है, जोड़ों पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। अगर क्या हो कि किडनी खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? मर जाएंगे। नहीं तो 48 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट कराया जाता है। 48 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट कराया जाता है, अर्थात बदल दिया जाता है, ठीक है। अगर एक किडनी जिंदा रहे, अगर एक किडनी सही रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप जी लेंगे, ठीक है। दोनों ना रहे तो मरना निश्चित है, नहीं तो ट्रांसप्लांट कराइए, ठीक है। अगर एक किडनी सही है तो आप जी जाएंगे, ठीक है। नहीं तो किडनी जो देखते होंगे मशीन, मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। मशीन, मशीन क्या करता होगा? मशीन क्या करता होगा? मशीन जो है ये भी क्या करता है, ब्लड को सेम जैसे ही जैसे किडनी छानता है ब्लड को वैसे छान देता है। इसमें एक प्रभाव, मतलब इसमें एक फ़र्क ये है कि किडनी देखते होंगे कि ब्लड को 2 बार छानता है, ठीक है, लेकिन मशीन जो है ब्लड को एक ही बार छान देता है। ये इसमें मशीन में और किडनी में फ़र्क होता है, ठीक है। किडनी के अंदर जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की होती है। गठिया रोग आप समझती हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ठीक है, और साइनोवियल रस सूख जाता है। किडनी खराब होगा तो आदमी मर जाएगा, निश्चित है। 48 घंटे के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाता है, ठीक है। एक किडनी अगर रह सही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जी जाएंगे अच्छे से। नहीं तो किडनी का सेम प्रोसेस मशीन करता है, लेकिन इसमें बस फ़र्क ये रहता है कि मशीन बस एक बार ब्लड को छान के पेशाब का निर्माण करके अलग कर देता है, यूरिया को अलग कर देता है, ठीक है। अब आइए कुछ इसके समूह के बारे में पढ़ लेते हैं कि जैसे कि हम लोग किस समूह में आते हैं। तो यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक उसे कहते हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। जैसे कि इसी में हम लोग भी आते हैं। मानो मानो क्या, स्तनधारी लिख लेते हैं, स्तन स्तन स्तनधारी, ठीक है। जितने स्तनधारी आते हैं सब किस में आते हैं? यूरियोटैलिक में। दूसरा समूह देख लेते हैं, यूरियोकोटैलिक। यूरियोटैलिक में कौन आते हैं भाई? तो जो यूरिक एसिड यानी अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें आते हैं यूरिक एसिड यानी पक्षी, सरीसृप इसमें आते हैं, ठीक है। तीसरा होता है
ग्वानोटेलिक, जो डायरेक्ट ग्वानिन को त्यागते हैं, नीन को त्यागते हैं, जैसे कि मकड़ी। कौन होगी भाई? मकड़ी। अच्छा, तीसरा आपका होता है एमेनोटेलिक, जो अमोनिया को त्यागते हैं। तीसरा आपका होता है, तीसरा नहीं चौथा ना, चौथा जो होता है एमेनोटेलिक, जो डायरेक्ट अमोनिया को ही त्यागते हैं, अमोनिया को त्यागते हैं, जैसे कि कीट या मछली। ठीक है, ये इनके समूह देख लेते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि हम लोग किस समूह में आते हैं, तो क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक। यूरिकोटेलिक में तो वो आते हैं जो यूरिक एसिड को त्यागते हैं, यानी कि यूरिक अम्ल को त्यागते हैं, जैसे कि पक्षी और सरीसृप। तीसरा हमारा है ग्वानोटेलिक, यानी जो ग्वानिन को त्यागते हैं, अर्थात मकड़ी।